तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है सब लोग अच्छे ही हैं। स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास में हमने देखा था वो था आपका क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है आपका क्या, एक तो पिछली क्लास का क्वेश्चन डिस्कशन में लेना है और उसके बाद मुझे न्यूमेरिकल का आज डिस्कशन करना है। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज ये जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं पार्ट 3 किसका, स्थिर वैद्युत की, और डाल सकते हैं विद स्टडी विद हमाम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो वहाँ पर डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स देखेंगे स्टूडेंट्स हम बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं आपकी। थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में जो हमारा रह गया था वो था आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था वो, कि जिन बच्चों ने डिस्कशन कर लिया है वो तो ठीक है, कर लिया है ठीक है, लेकिन नहीं किया है उनके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि when a piece of polythene is rubbed with wool, ठीक है, a charge of -2 × 10⁻⁷ coulomb is developed on polythene, then what is the amount of mass which is transferred to polythene। तो आपको बताना है कि रब करने पर कितना अमाउंट ऑफ मास किससे किस पर ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से, हाँ वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र कितना मास हुआ है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों, वो क्या था 11.38 × 10⁻⁻19 kg। ठीक है, तो ध्यान रखना केजी में और ग्राम में अंतर होता है। अगर जो भी ऑप्शन वहाँ पर सूटेबल दे रखे हों, अगर मेरे हिसाब से तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है ये तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स है क्या कि हाँ, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अब देख लें इस तरफ। ठीक, हाँ, सॉल्यूशन देखेंगे हम, इसका सॉल्व करेंगे या फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट कि Q बराबर क्या होता है बच्चों, NE। ठीक है, पहले तो हम स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला बताया, Q बराबर N। सेकंड बात कि जब भी आपको अगर क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन दैट। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट यानी कि दिया है, क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें दे रखा है व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल आ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁴ इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन पर जो चार्ज है, यानी कि चार्ज ऑन पॉलीथीन वो कितना है, -2 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कुछ दे ही नहीं रखा, एक ही वैल्यू दे रखी है, एक ही वैल्यू दे रखी है। तो एक बात हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N ही हमें Q दे रखा है, किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। ठीक है, हमें N नहीं मालूम है, लेकिन E की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों, और मैंने जो E की वैल्यू आपको बताई थी वो थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ से हम नंबर निकाल लेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलीथीन पर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ से तो चार्ज बता रहे हैं, इस जगह पर आपका चार्ज बता रहे हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं अगर नंबर निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स तो नंबर भी तो निकाल सकता हूँ। तो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि N बराबर क्या हो जाएगा, QP, यानी कि पॉलीथीन पर जो चार्ज है, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, E। ठीक है, तो चार्ज ऑन किसके ऊपर, पॉलीथीन, चार्ज ऑन पॉलीथीन कितना है आपका, -2 × 10⁻⁻7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट। अब क्या करना है, ये -19 जो है आपको बच्चों इसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, आपको इसे ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाएंगे तो -19 किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे। देन उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आपका, हाँ 1 मिनट, हाँ अब देखो बच्चों, हाँ मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था वो था आपका, ध्यान हो तो अगर आपको, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे
जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल देना मैं भूल गया हूँ कि अगर हम पॉलीथीन को हाँ हाँ तो ये क्वेश्चन आपसे मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, जिसमें मैंने भी गलती की है। तो स्टूडेंट्स है क्या कि यहाँ पर अगर आप वुलन क्लोथ हैं यानी कि ऊन हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स ऊन वाले जो कपड़े हैं उसके साथ अगर आप वुलन क्लोथ के साथ अगर आप प्लास्टिक जो भी है आपकी पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन कॉमा है आपका रबर शूज, ठीक है, रबर के जो शूज हैं कॉमा अंबर है, ठीक है, अंबर कोई सबस्टेंस होता है जिसका अंबर की क्या होता है सबस्टेंस, ध्यान रखिएगा, वो हमें नहीं मालूम क्या है लेकिन एक सबस्टेंस है। अगर इन तीनों में से जब आप वुलन क्लोथ के साथ इनको रब करोगे तो ध्यान रखना कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉलीथीन के ऊपर, रबर शूज़ के ऊपर और अंबर के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वुलन के साथ जब पॉलीथीन को रब करते हैं हम तो कौन सा चार्ज आता है पॉलीथीन पर, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना था मुझे। आगे जो हमारी स्लाइड है जहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, वो है आपका ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन पर चार्ज कितना आ रहा है, -2 × 10⁻⁷ जी आ रहा है, ठीक है, लेकिन चार्ज डेवलप कितना होता है, माइनस की ही होता है। तो मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब यहाँ से जो आंसर निकालोगे आप वो आएगा आपका 1 यहाँ से इजीली डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं आप लोग, तो 1.25 × 10⁻12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने अभी क्या किया है बच्चों कि केवल क्या किया है हमने यहाँ पर अभी नंबर निकाले हैं, ठीक है, नंबर निकाले हैं। अब हमें क्या निकालना है, मास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मास निकालने के लिए यानी मास ट्रांसफ़र जो भी है आपका यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं उसका मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, वेट निकालना है। तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा हुआ। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। तो लिखेंगे आप यहाँ पर कि मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो किससे निकालेंगे, n से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर एक बात बताओ, आपको 1 इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम है, ठीक है, और अगर आपको नंबर बता दिया जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा तो आप इजीली उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन का वेट पूछा है, मास पूछा है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन के मास में। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मेरे को नंबर दे रखा है 1.25 इंटू, दिख रहा है, दिखना वहाँ पे साइड में, ठीक है। तो 1.25 इंटू 10⁻12, ठीक है, इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये मैंने आपको नहीं बताया है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर जब आप इसका सल्यूशन करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11.38 इंटू 10⁻19 kg, ठीक है। तो ये है आपका आंसर जो कि दैट्स प्रूव हो चुका है यहाँ पर, ठीक। तो ये था आपका पिछली क्लास का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो बच्चों हम अब जो अपनी नई स्लाइड है आज जो हम देखने वाले हैं वो पार्ट नंबर 4 है आपका, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी तक जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं फटाफट से जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है, आपके जुड़ने में ही बहुत फ़ायदा है आपके लिए, ठीक है। ऐसे ऑसम वीडियो सेशंस में आपके फिजिक्स के लिए लेकर के आता रहता हूँ। देन स्टूडेंट्स पार्ट 3 की जो वीडियो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और जो फिजिक्स है वो आपकी हम बोर्ड किसी भी बोर्ड को टारगेट नहीं कर रहे हैं, CBSE बोर्ड के लिए भी आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1-2 पॉइंट और लिखा दूंगा, नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट चलो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाता हूँ उनको। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कूलाम्स लॉ का भी मैंने प्रॉमिस किया था, नोट पॉइंट का तो नहीं किया था शायद, लेकिन कूलाम्स लॉ का किया था। तो स्टूडेंट्स कूलाम्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
हेडिंग लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलाम्स लॉ जिसे हम हिंदी में कहते हैं कूलाम का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कूलाम का नियम, तो मेरे साथ आपको लिखना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, लिखेंगे मेरे साथ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction the electrostatic force of attraction between two static point, between two static point electric charge is directly proportional to the product of the charge, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance in between the charges, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये है कहने का मतलब बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण बल, ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो दो स्टैटिक चार्ज के बीच में लग रहा है, ठीक है, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में लग रहा है, ठीक है, वो है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा फोर्स मैं मान लेता हूँ F है, ठीक है, ऐसा फोर्स क्या है F, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1, मैंने मान लिया कि जो स्टैटिक चार्ज हैं वो Q1 Q2 हैं, Q1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई Q2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया Q1 इंटू Q2 के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब एक बात बताइए कि इफ़ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन देन अ कांस्टेंट विल बी अहेड, ठीक है, जब हम एक प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपका, वो क्या है, तो मैंने आपको अभी डायग्राम बताया है, जैसे मान लीजिए ये है चार्ज Q1, ठीक है, ये है चार्ज Q2, ठीक है, दोनों ही स्टैटिक चार्जेस हैं। अब हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पर ये जो प्लस है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर प्लस प्लस होंगे दोनों तो अट्रैक्शन, जो इनमें अट्रैक्शन तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा रिपल्सन, तो दोनों दूर भागेंगे। अगर प्लस माइनस होंगे तो दोनों पास पास आएंगे, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, उसी को हम कूलाम्स फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Q1 Q2 कंसीडर कर लिया है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो कितनी है R, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अभी आपको पिछली स्लाइड पे जो बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1, Q2 के, ठीक है, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ से कूलाम का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इफ़ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन कांस्टेंट विल बी अहेड, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका K, ठीक है, क्या होगा K, तो
देखो ये मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इफ वी कंपाइल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इक्वेशन नंबर सेकंड, देन मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा k। ठीक है, Q1 यूँ का त्यों और Q2 भी आपका यूँ का त्यों, देन उसके बाद आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बन के आ जाएगी और यही क्या होता है कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल इन बिटवीन द स्टैटिक चार्ज, ना कि मोशनल चार्ज। ठीक है, मोशनल का मतलब जो जब दो चार्जेस हैं आपके वेलोसिटी v से कभी कहीं चल रहे हैं, इन मान लीजिए कि इनकी वेलोसिटी v हो जाए, तब इनके बीच में क्या होगा आपका कूलम स्टैटिस्टिक जो कूलम्स लॉ है वो आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में। चलो अब एक बात और यहाँ तो लिखेंगे हेयर k इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, एनी प्रॉब्लम। तो k क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है। देन द वैल्यू ऑफ, देन इसके बाद मैं आपको वैल्यू बताऊं तो वैल्यू जो होगी कूलम्स की इस कांस्टेंट की वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू द 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, अब यहाँ से आप k की यूनिट निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ k तो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू द 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये है इसकी यूनिट। ठीक है, कूलम स्क्वायर क्यों आया है क्योंकि चार्ज की यहाँ पर यूनिट जो होगी वो Q होगी और यहाँ पर भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी Q। ठीक है, तो हाँ कूलम दोनों मिलके क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसकी यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो इजीली आपको यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हाँ और एक बात और, जो k है इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको एक और कांस्टेंट भी कहते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये था आपका कूलम्स फोर्स के बारे में कि कूलम्स लॉ क्या कहना चाहता है। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के देखने हैं क्या क्या होते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगानी है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इजीली आपको मैं बता देता हूँ, सपोज दैट दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये दोनों के बीच की क्या है डिस्टेंस है। ठीक, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेज इज, मैंने मान लिया कि R है। ठीक है, क्या है R। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा फोर्स क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं कहूँगा कि चार्ज Q1 पर जो फोर्स होगा वो किसके द्वारा लगेगा Q2 के द्वारा लगेगा। ठीक है, और ये समझ में आपको आ चुका होगा यहाँ पे कैसे कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है ये आ गया ड्यू टू Q2 यानी कि चार्ज Q2 की वजह से, तो F12 ध्यान रखिएगा फोर्स 1 के ऊपर लग रहा है 2 की वजह से। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। ठीक है, चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो जो आएगा आपका फॉर्मूला निकल के वो क्या आएगा, हाँ सॉरी फोर्स वो क्या लगेगा F12 यानी कि फर्स्ट नंबर पर फोर्स, F21 यानी कि सेकंड नंबर पर फोर्स। ठीक है, इनके बीच की जो पोजीशन वेक्टर आएगा, बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया किधर की तरफ है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर 1 2। ठीक है, 1 से 2 की तरफ है जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है,
11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक, यहाँ पर टाइम नहीं है, नहीं मैं तो आपको क्लियर कर देता। ठीक है, R12 ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि फोर्स F12 मैं निकालना चाहता हूँ कि F12 कितना आएगा भाई। F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ये जो आएगा आपका वो कितना आएगा, देखो K तो वो तो आना ही आना है, कूलम्स कांस्टेंट। देन उसके बाद Q1 Q2। ठीक है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, R। तो R का क्या हो गया, स्क्वायर। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चों, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पोजीशन वेक्टर से, जो कि आपका कितना है। हाँ, अब देखिए अगर हम फर्स्ट नंबर पर फोर्स निकालेंगे तो R12 लिखेंगे, हाँ सॉरी R21 लिखेंगे। ठीक है, किससे किधर की तरफ जा रहा है पोजीशन वेक्टर, इससे इधर की तरफ। नहीं आई बात समझ में, मुझे लगता है नहीं आई है। मैं एक बार और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बात ये है, देखिए फोर्स Q2 की वजह से Q1 पर लग रहा है, Q2 की वजह से, यहाँ पे देख सकते हैं Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए पोजीशन वेक्टर भी तो इधर की ही तरफ होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, अगर फोर्स इधर की तरफ लगता, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो है मैंने यहाँ पर ये आपका नोट कर दिया है R12। ठीक है, R12 जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उधर की तरफ आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो फोर्स किधर लगा है, F12। अच्छा, कुछ बच्चों की समझ में ये नहीं आया कि सर ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे चलेगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब रिपल्सन क्या होता है, लाइक चार्जेस के बीच में होता है, तो ये भी प्लस चार्ज हो गया आपका और ये भी आपका प्लस चार्ज हो गया। तो इन बिटवीन द लाइक चार्जेस रिपल्सन विल बी द डन। ठीक है, तो रिपल्सन दोनों के बीच में होना ही होना है। ठीक है, तो हाँ अब क्या है, F12 किधर की तरफ लग रहा है आपका, लेफ्ट साइड की तरफ। किधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर भी लेफ्ट वाला ही लेना पड़ेगा, यानी कि कौन सा लेना पड़ेगा, इधर से इधर की तरफ वाला। तो वो कौन सा होगा, ठीक है, वो होगा आपका R21। कौन सा होगा, R21। तो मैं लिख दूंगा इसे पोजीशन वेक्टर आपका R21। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक, उसी तरीके से मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। तो वो भी कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R12 का, हाँ R12 वेक्टर। तो इस तरीके से हम कूलम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें स्टूडेंट डिस्कशन में लेना है अपना पोजीशन वेक्टर, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये कूलम्स लॉ हो चुका है आपका ख़त्म। ठीक है, तो मैंने आपसे यहीं तक का प्रॉमिस किया था। उसके बाद मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, आई होप न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कूलम्स लॉ कंप्लीटेड है। इससे ज़्यादा आपको बोर्ड में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हमें इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे और फार्मूलाज भी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हमको ये डेराइव करना है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे कि सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, सारे भी जो फोर्स वेक्टर आएंगे आपके उनको हमें एक साथ जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो वेट करें आप पार्ट नंबर 5 का। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।